अभी तक हम लोग ग्रुप वाइड की बात किए हैं और सेमी ग्रुप की बात किए हैं, और इसके पहले आपने देखा कि ग्रुप वाइड क्या होता है और सेमी ग्रुप क्या होता है। और हमने कुछ एग्जाम्पल दिए थे सेमी ग्रुप के भी और ग्रुप वाइड के भी। आज हम लोग यहाँ पे लेक्चर 5 में आइडेंटिटी एलिमेंट की बात समझेंगे और इन्वर्स की बात समझेंगे। ठीक है, किसी ग्रुप वाइड का इन्वर्स होता है और ग्रुप वाइड में एलिमेंट की इन्वर्स की भी बात कर सकते हैं, लेकिन इन्वर्स को समझने के पहले सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट की ग्रुप वाइड का आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे दो तरह की आइडेंटिटी की बात करेंगे, लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी। और इसके बाद से दोनों आइडेंटिटी को अगर समझ जाएंगे तो हम लोग बोथ साइडेड आइडेंटिटी को भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे। हमने आपको पहले भी बताया था कि एक्चुअली क्या है कि हम लोग ग्रुप को समझना चाह रहे हैं और ग्रुप को समझने के लिए सारी बातें समझ रहे हैं। अगर ये सारी बातें अगर हम लोग समझ गए तो फिर हम ग्रुप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन 1 में हम लोग लेफ्ट आइडेंटिटी की बात करेंगे, लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी, और इसके बाद से हम लोग बात कर सकते हैं बोथ साइडेड आइडेंटिटी की, बोथ साइडेड आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हमें एक ग्रुप वाइड लेके चलना पड़ेगा। लेट GO बी ए ग्रुप वाइड, बी अ ग्रुप वाइड। G एक ग्रुप वाइड है। ठीक है, एन एलिमेंट E in G, E1 कह देते हैं, E1 in G is called लेफ्ट आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी या लेफ्ट साइडेड आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप वाइड GO इफ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, E1OA इज इक्वल टू A फॉर एवरी A बिलोंग टू G। ठीक है, इस एलिमेंट E1 को हम लोग लेफ्ट आइडेंटिटी बोलेंगे जब E1 को लेफ्ट में रख के और G के किसी भी एलिमेंट को अगर यहाँ पे राइट में रखो और ऑपरेशन O से कंबाइन करो तो फिर से हमें क्या मिल जाए, A ही मिल जाए। तो इस तरह के एलिमेंट को क्या बोलेंगे, लेफ्ट आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप वाइड GO। ठीक है, लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप वाइड GO, जब आप E1 को क्या कर रहे हो, लेफ्ट में रख के और G के किसी भी मेंबर को राइट में रख के और कंबाइन कर रहे हैं तो फिर से बैक आपको क्या मिल जाए, यही में एलिमेंट मिल जाए। और फॉर एवरी A बिलोंग टू G, फॉर एवरी A बिलोंग टू G, तो हम लोग कहेंगे कि E1 क्या है, एक लेफ्ट आइडेंटिटी है ग्रुप वाइड GO का। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग राइट आइडेंटिटी की भी बात कर सकते हैं। तो डेफिनेशन 2, फिर से हम लोग ग्रुप वाइड में ही बात करेंगे। लेट GO बी अ ग्रुप वाइड, ग्रुप वाइड एन एलिमेंट E2 लिख देते हैं, E2 इन G इज कॉल्ड राइट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप वाइड GO इफ, फिर से यही बात, इस समय हम लोग राइट आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहे हैं। तो E2 को क्या करेंगे, राइट में रख के जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, AOE2, जब E2 को क्या करे, राइट हैंड साइड में रख के और G के किसी भी मेंबर से कंबाइन करे तो फिर से बैक आपको वही मेंबर मिले, इज इक्वल टू A फॉर एवरी A बिलोंग टू G।
इस तरह के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट आइडेंटिटी। ठीक है, राइट आइडेंटिटी। और ऐसा एलिमेंट जो बोथ साइडेड आइडेंटिटी हो, मतलब लेफ्ट भी आइडेंटिटी भी हो और राइट आइडेंटिटी भी हो, तो इसको भी हम डिफाइन कर देते हैं। इसको क्या बोलेंगे, बोथ साइडेड आइडेंटिटी। ठीक है, बोथ साइडेड आइडेंटिटी। तो डेफिनेशन 3, फिर से आप ग्रुप वाइड लेके चलोगे। लेट GO बी ए ग्रुप वाइड। एन एलिमेंट E3 कह देते हैं, इन G is called both sided identity, both sided identity of group wide GO if बोथ साइडेड, मतलब कि वो लेफ्ट आइडेंटिटी भी हो और राइट आइडेंटिटी भी हो। तो इसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, EOA इज इक्वल टू AOE इज इक्वल टू A फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G। इस तरह के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, बोथ साइडेड आइडेंटिटी। क्योंकि हम लोग यहाँ पे E3 लेके चले हुए हैं, तो आप यहाँ पे E3 लिख दो, E3, और यहाँ पे E3 लिख दें, इज इक्वल टू A फॉर एवरी A बिलोंग टू G। तो हम लोग ऐसे एलिमेंट E3 को क्या बोलेंगे, बोथ साइडेड आइडेंटिटी। ओके, बोथ साइडेड आइडेंटिटी। यहाँ पे हम लोग बात किए राइट आइडेंटिटी की, और डेफिनेशन 1 में क्या किया था हमने, लेफ्ट आइडेंटिटी की बात किया था। ठीक है, तो जिस तरह से आपके पास एक लिस्ट है कुछ ग्रुप वाइड की, आप उस ग्रुप वाइड पे जाइए और आप वहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे आइडेंटिटी है कि नहीं है। वहाँ पे अगर आइडेंटिटी है तो लेफ्ट आइडेंटिटी है कि नहीं, राइट आइडेंटिटी है कि नहीं, बोथ साइडेड आइडेंटिटी है कि नहीं। ठीक है, हम जितने भी एग्जाम्पल दिए थे आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। कंसीडर, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट को चेक करते हैं। कंसीडर द ग्रुप वाइड, कंसीडर ग्रुप वाइड, ये ले लेते हैं हम लोग, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू प्लस। ठीक है, आपने ये देखा था कि जो प्लस है सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन है, और हम लोग यहाँ पे लेफ्ट आइडेंटिटी की बात कर सकते हैं, राइट आइडेंटिटी की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी नहीं होगी, लेफ्ट आइडेंटिटी भी नहीं होगी और राइट आइडेंटिटी भी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम ये कह रहे हैं कि E कोई लेफ्ट आइडेंटिटी है, तो E प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, एक्स, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और इस तरह से अगर इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू 0, E इज इक्वल टू 0, और 0 यहाँ पे है नहीं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी लेफ्ट आइडेंटिटी नहीं होगा। इसी तरह से राइट आइडेंटिटी की बात करें, मान लेते हैं कि E राइट आइडेंटिटी है, तो अगर राइट आइडेंटिटी है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, E प्लस एक्स प्लस E इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू n। और यहाँ से सॉल्व करोगे E को A के लिए तो क्या मिल जाएगा, 0। तो 0 इस सेट में है ही नहीं। तो अगर हम लोग नंबर सेट की बात करें तो नंबर सेट में जो प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी होगा वो 0 होगा, और 0 इस सेट में मेंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, ना लेफ्ट आइडेंटिटी है ना राइट आइडेंटिटी है। ठीक है, n प्लस has no identity element, has no identity element, neither left nor right, has no identity element। ना तो लेफ्ट आइडेंटिटी है ना ही राइट आइडेंटिटी। ठीक है, अगर n के जगह पे हम लोग z लिए होते, अगर हम लोग इस ग्रुप वाइड की बात करें, कंसीडर
दिस ग्रुपॉइड z विथ रिस्पेक्ट टू प्लस। तो फिर यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जीरो जो होगी वो लेफ्ट आइडेंटिटी भी होगी और जीरो राइट आइडेंटिटी भी होगी, क्योंकि जीरो प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जेड। तो हियर जीरो इज नंबर सेट का जीरो है, हियर जीरो इज बोथ साइडेड आइडेंटिटी ऑफ जेड प्लस। एक बात और भी ऑब्जर्व कर सकते हो, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। देखो जैसे कि अगर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम ये मान रहे हैं कि E क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी है, तो E प्लस ए इज इक्वल टू आना क्या चाहिए, ए फॉर एवरी ए बिलोंग टू जेड। और आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जीरो के अलावा और कोई लेफ्ट आइडेंटिटी नहीं होगा, साथ ही जीरो के अलावा और कोई राइट आइडेंटिटी नहीं होगा। मतलब कि जीरो क्या होगा, बोथ साइडेड आइडेंटिटी, और जीरो के अलावा और कोई आइडेंटिटी नहीं होगा, ना ही लेफ्ट ना ही राइट। ओके, ना ही लेफ्ट ना ही राइट। अच्छा, इसी तरह से हम यहाँ पे Z प्लस लिए हैं, अगर आप Q प्लस लो, R प्लस लो, C प्लस लो, जीरो क्या होगा, बोथ साइडेड आइडेंटिटी होगा। जीरो क्या होगा, बोथ साइडेड आइडेंटिटी होगा। Q प्लस में भी, Z प्लस में भी, Z प्लस में तो लिख ही दिया हम, R प्लस और C प्लस में भी जीरो क्या होगा, बोथ साइडेड आइडेंटिटी होगा। ठीक है, अब इसके बाद से और कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लें। कंसीडर दिस ग्रुपॉइड। पावर सेट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, पावर सेट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। ठीक है, आपने ये देखा था कि अगर हम लोग कोई भी आर्बिट्रेरी सेट लेते हैं और उस आर्बिट्रेरी सेट का पावर सेट लेते हैं, तो हमने बात की थी कि वहाँ पे हमें चार इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन मिले थे, जिसको हमने जिसमें एक यूनियन था, इंटरसेक्शन था, सिमेट्रिक डिफरेंस था, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट था। ये चारों के चारों क्या थे, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन थे ऑन द पावर सेट ऑफ एनी सेट, ऑन द पावर सेट ऑफ एनी सेट। ठीक है, अब ये ग्रुपॉइड है आपके सामने, और इसका क्या देखना है, फाइंड आउट करना है हमें, आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है कि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं है। और थोड़ा सा अगर सोचो तो अगर हम ये कह रहे हैं कि जैसे कि मान लो आपने कोई भी आर्बिट्रेरी सबसेट लिया एक्स का, मतलब कि एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया पावर सेट ऑफ एक्स का। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें लेफ्ट आइडेंटिटी चाहिए, तो आप यहाँ पे राइट में ए लिख दो, और ए का यूनियन किसके साथ लोगे कि ए ही मिल जाए। और थोड़ा सा सोचो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या रखना होगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट का अगर यूनियन ए के साथ लेंगे तो हमें फिर क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा फॉर एवरी ए बिलोंग टू पावर सेट ऑफ एक्स। मतलब कि ये जो फाई होगा वो फाई क्या होगा, बोथ साइडेड आइडेंटिटी होगा पावर सेट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू यूनियन का। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात कर दे, फाई यूनियन ए, फाई क्या है, एम्प्टी सेट है, इज इक्वल टू ए यूनियन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, एंड दिस इज फॉर एवरी ए बिलोंग टू पावर सेट ऑफ एक्स, फॉर एवरी ए बिलोंग टू पावर सेट ऑफ एक्स। मतलब कि जो एम्प्टी सेट होगा वो क्या होगा, लेफ्ट आइडेंटिटी भी होगा और राइट आइडेंटिटी भी होगा। इसका मतलब क्या होगा, बोथ साइडेड आइडेंटिटी होगा ऑफ दिस ग्रुपॉइड। सो दिस shows that power set of X empty set is both sided identity of power set of X with respect to union। ठीक है, पावर सेट ऑफ X with respect to union। ठीक है, अब अगर हमने ये बता दिया तो आप इंटरसेक्शन के बारे में भी सोच सकते हो। और अगर हमने ग्रुपॉइड लिया पावर सेट ऑफ एक्स और वहाँ पे ऑपरेशन लिया अगर इंटरसेक्शन, तो इस ग्रुपॉइड में आइडेंटिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर मिलेगा तो होगा क्या वो, तो फिर कंसीडर
पावर सेट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। देखो जब हम लोग वेक्टर स्पेस स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने पहले भी बताया था कि वेक्टर स्पेस को समझने के लिए हमें ग्रुप समझना है, फील्ड समझना है, ठीक है। और हर एक वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले ग्रुप को चेक करना होता है। तो जब तक वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल तब तक आपको नहीं मिलेंगे जब तक आप ग्रुप को ना समझ पाओ। तो अगर ग्रुप समझ गए, ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल आ गए, तो उन्हीं में से कुछ ना कुछ वेक्टर स्पेस भी बन जाएंगे। तो ग्रुप को चेक करने के लिए यही 4 बातें चेक करनी होती है। सबसे पहले आपको बाइनरी ऑपरेशन चेक करना होता है, इसके बाद से आपको एसोसिएटिव चेक करना होता है, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था, और उसके बाद से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करनी होती है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को समझना है, ठीक है। पावर सेट ऑफ एक्स लिया आपने, और यहाँ पे ऑपरेशन क्या लिया है, इंटरसेक्शन। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसे अगर हम लोग लेफ्ट आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे ए मिलना चाहिए। अगर हमें इसको इंटरसेक्शन से कंबाइन करना है और यहाँ पे क्या रखा जाए कि हमें ए मिल जाए, और सिर्फ ए के लिए नहीं, एक सबसेट के लिए नहीं, ये ट्रू होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग टू पावर सेट ऑफ एक्स। एक्स के जितने भी सबसेट हैं सबके लिए ये बात सही होनी चाहिए। तो हमारा कहना ये है कि आप यहाँ पे क्या रख दो, एक्स रख दो, एक्स जिसका आप पावर सेट ले रहे हो, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप यहाँ पे एक्स रख रहे हो और यहाँ पे ए रख रहे हैं, तो अगर एक्स के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो फिर से क्या मिलेगा आपको, ए ही मिलेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, तो ए ही होगा फॉर एवरी ए बिलोंग टू पावर सेट ऑफ एक्स। मतलब ये जो होगा एक्स क्या हो जाएगा, लेफ्ट आइडेंटिटी। और इसी तरह से हम लोग एक्स को क्या कर सकते हैं, राइट में भी रख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स को राइट में भी रख सकते हैं। तो फिर से एक्स लेट ए कोई आर्बिट्रेरी सबसेट लेंगे हम लोग, लेट ए बी कोई आर्बिट्रेरी सबसेट हमने ले लिया एक्स का, मतलब कि पावर सेट ऑफ एक्स का एक मेंबर है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देन एक्स इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग टू पावर सेट ऑफ एक्स, क्योंकि एक आप आर्बिट्रेरी लेके चल रहे हो, ठीक है। तो फॉर एवरी, इसका मतलब क्या है कि जो एक्स होगा वो क्या होगा, बोथ साइडेड आइडेंटिटी होगा। दिस शोज दैट दस एक्स इज बोथ साइडेड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए हो सकता है आपको 10-15 सेकंड सोचना पड़े और तुरंत आप बता सकते हो, ठीक है, आइडेंटिटी। और ऐसा नहीं है कि जितने एग्जाम्पल हम आज बता रहे हैं आपको यही आपको आगे भी मिलेंगे, और भी आगे मिलेंगे, ठीक है, और भी बड़े बड़े एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। वहाँ पे भी हमें 10-15 सेकंड सोचना पड़ता है और तुरंत हम लोग बता सकते हैं कि इस ग्रुपवाइड में आइडेंटिटी है कि नहीं है, और अगर आइडेंटिटी है तो वो किस तरह की आइडेंटिटी है, लेफ्ट राइट या बोथ साइडेड। एक्स इज बोथ साइडेड आइडेंटिटी of this groupoid power set of x with respect to intersection, okay, power set of x with respect to intersection। अच्छा, इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि सेट यही लेके चलते हैं, थोड़ा सा ऑपरेशन चेंज करते हैं। तो कंसीडर दिस ग्रुपॉइड, consider this groupoid power set of x with respect to symmetric difference। याद है सिमेट्रिक डिफरेंस हमने कैसे बताया था आपको, कैसे डिफाइन किया था, और इसके बारे में पहले से भी जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो पिछले वाले लेक्चर से आप देखिए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि इस सेट में, इस ग्रुपॉइड में हम लोग क्या चाहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट चाहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ए रखना है। सबसे पहले हम लेफ्ट की बात कर लें और यहाँ पे क्या रख दें, सिमेट्रिक डिफरेंस से कंबाइन कर दें। किसको कंबाइन कर दें कि ए मिल जाए हमें, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा जाए कि अगर सिमेट्रिक इसका और ए का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालें तो फिर से आपको क्या मिल जाए, ए मिल जाए। तो हमारा कहना है
कि आप यहाँ पे हमने थोड़ा सा सोचा और फिर आपको बता रहे हैं फाई रखो, फाई अगर सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो तो यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करो, क्या हो जाएगा फाई डिफरेंस ए यूनियन बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ए डिफरेंस फाई। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे एम्प्टी सेट में से एक एलिमेंट को डिलीट करना है, कुछ है ही नहीं तो डिलीट क्या करोगे, आपको फाई ही मिलेगा। इसके बाद से ए में से एम्प्टी सेट के एलिमेंट को डिलीट करना है, ए में तो है एलिमेंट लेकिन यहाँ पे जिसका एलिमेंट ए से डिलीट करना है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे ए मिल जाएगा, तो यूनियन ए। और इस तरह से ये क्या मिल जाएगा ए फॉर एवरी ए बिलोंग टू पावर सेट ऑफ एक्स। इस तरह से आपने क्या देखा कि जो फाई है वो क्या है, लेफ्ट साइडेड आइडेंटिटी है, लेफ्ट आइडेंटिटी है। ओके, लेफ्ट आइडेंटिटी है। इसी तरह से आप चेक कर सकते हो कि जो फाई होगा वो राइट साइडेड आइडेंटिटी भी होगा, मतलब कि जो फाई हो जाएगा क्या हो जाएगा फिर बोथ साइडेड आइडेंटिटी हो जाएगा। अब इस तरह से आप राइट में रख लो, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस फाई, डेफिनेशन से क्या हो जाएगा ए डिफरेंस फाई यूनियन फाई डिफरेंस ए। और फिर ये क्या हो जाएगा बताओ ए, क्योंकि ए में से एम्प्टी सेट के एलिमेंट को डिलीट करना है तो फिर ए ही मिलेगा, और यहाँ से यहाँ पे तो फाई में कुछ है ही नहीं तो डिलीट क्या करेंगे, तो ए यूनियन फाई हो जाएगा। और फिर से ये क्या हो जाएगा ए फॉर एवरी ए बिलोंग टू पावर सेट ऑफ एक्स, मतलब कि जो फाई होगा वो क्या हो जाएगा बोथ साइडेड आइडेंटिटी हो जाएगा। फाई यहाँ पे क्या हो जाएगा बोथ साइडेड आइडेंटिटी हो गया। तो इस तरह से आपने ये प्रूफ कर दिया कि जो फाई होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा बोथ साइडेड आइडेंटिटी हो जाएगा। 10 फाई इज बोथ साइडेड identity of power set of x with respect to symmetric difference, power set of x with respect to symmetric difference। ठीक है, अच्छा इस तरह से आपने क्या देखा कि कुछ ग्रुपवाइड के एग्जाम्पल लिए हमने और उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट देखा कि किस ग्रुपवाइड में किस तरह का आइडेंटिटी हमें मिल रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद से हम लोग एक थ्योरम करेंगे, और थ्योरम से पहले हम कुछ एक और एग्जाम्पल देना आपको चाहते हैं कि कुछ ये थ्योरम और क्लियर होगा अगर आप इस एग्जाम्पल को अगर समझ लें। कंसीडर, हमने लास्ट टाइम पे प्रोजेक्शन मैपिंग की बात किया था, फर्स्ट प्रोजेक्शन और सेकंड प्रोजेक्शन। कंसीडर जी P1, याद है P1 क्या है, फर्स्ट प्रोजेक्शन है। P1 क्या है, फर्स्ट प्रोजेक्शन है। और कैसे डिफाइन होता है, P1 के अंडर में x, y की जो इमेज होती है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे देखना होता है x। और हमने लास्ट टाइम पे बताया था कि इस बात को ऐसे लिखना है, P1 के अंडर में x, y की जो इमेज है उसको ऐसे लिखना है x P1 y। ठीक है, x P1 y, और x P1 y डेफिनेशन से क्या हो जाएगा x। ये मैपिंग है, ऐसे ही डिफाइन होता है ये मैपिंग। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि ये कहाँ से आ गया, ये मैपिंग है, ऐसे हमने ये डिफाइन किया है। G क्रॉस G से G में डिफाइन किया था मैपिंग, जिसको क्या कहा था फर्स्ट प्रोजेक्शन। और इसी तरह से P2 हमने डिफाइन किया था, जिसको क्या बोला था हमने, सेकंड प्रोजेक्शन बोला था। ठीक है, तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें देखना ये है कि इस ग्रुप में किस तरह की आइडेंटिटी है, और ठीक है आइडेंटिटी है कि नहीं है। पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मान लो कि अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन को देखो, और डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे आइडेंटिटी होगा कि नहीं होगा। देखो, जैसे आपने क्या कहा x P1 y ले, ठीक है, x P1 y का मतलब क्या होता है, आप याद कीजिए कि P1 क्या है, P1 क्या है, एक मैपिंग है, और नॉन एम्प्टी सेट G लिया था, और G क्रॉस G से G में हमने ये मैपिंग डिफाइन किया था। ठीक है, P1 के अंडर में x, y की जो इमेज होती है वो क्या होती है
वो x होती है, ठीक है। ऐसे ये मैपिंग डिफाइन होता है, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, इस बात को हम लोग इस नोटेशन में लिख रहे थे, P1 के अंडर में x, y की जो इमेज है उसको हम लोग ऐसे डिनोट कर रहे थे x P1y। तो जब भी हम लिखे x P1y, इसका मतलब क्या है कि दिस इज द इमेज ऑफ x, y अंडर द मैप P1, ठीक है, ओके। तो डेफिनेशन से ये क्या हो जाएगा, x P1y जो होगा वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, x हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे एक y लीजिए, सेकेंड कोऑर्डिनेट पे g का कोई भी मेंबर हो सकता है, क्योंकि जो मैपिंग है वो मैपिंग क्या है, g क्रॉस g से g में है, ठीक है। तो आपको ये पता है ना कि यहाँ के एलिमेंट कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे, x का y टाइप के होंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे भी g का कोई भी मेंबर हो सकता है और सेकेंड कोऑर्डिनेट पे भी क्या हो सकता है, g का कोई भी मेंबर हो सकता है, ठीक है। तो हमारा कहना ये है कि डेफिनेशन से देखिए, यहाँ पे सेकेंड कोऑर्डिनेट से इसको मतलब नहीं है। सेकेंड कोऑर्डिनेट पे चाहे कुछ भी हो, P1 के अंडर में जो इमेज होगा वो क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे y1 रख रहे हो, तो y1 P1x इज इक्वल टू क्या होगा, x फॉर एवरी x बिलोंग टू x ना। तो अगर हम यहाँ पे एक बात और लिख दें, फॉर एवरी x बिलोंग टू x, ये बात हर एक x के लिए सही होगी और साथ ही साथ हर एक y के लिए भी सही होगा। यहाँ पे y क्या है, जैसे कि आपने एक एलिमेंट लिया y1, तो x P1 y1 क्या होगा, ये भी x होगा, x P1 y2 ये भी क्या होगा, x ही होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि आप एक एलिमेंट आप यहाँ पे फिक्स कर दो, एक एलिमेंट जैसे हमने y सेलेक्ट किया और फिक्स कर दिया, और फिर क्या कर रहे हैं, x को g में वेरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे x का कोई भी एलिमेंट चेंज करोगे ना तो फिर से आपको क्या मिलेगा, x ही मिलेगा। इसका मतलब आप क्या देख रहे हो कि जो y है वो क्या है, राइट आइडेंटिटी है, ठीक है, y क्या है, राइट आइडेंटिटी है। तो मतलब कि यहाँ पे ये कह सकते हैं हम लोग कि g का हर एक मेंबर क्या हो जाएगा, g P1 का एक राइट आइडेंटिटी हो जाएगा। साथ ही साथ इसके पास कोई भी लेफ्ट आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हो ना, लेफ्ट आइडेंटिटी अगर हम ये कह रहे हैं कि मान लो कि E जो है वो लेफ्ट आइडेंटिटी है, ठीक है, तो E P1 और यहाँ पे अगर x रखो तो क्या आना चाहिए, x आना चाहिए ना, फॉर एवरी x बिलोंग टू g, फॉर एवरी x बिलोंग टू g। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, नहीं। अगर आप यहाँ पे E रखे हो तो क्या मिलेगा, E ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो इसका क्या होगा, लेफ्ट आइडेंटिटी होगा। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा कि इसका लेफ्ट आइडेंटिटी होगा। साथ ही साथ G के हर एक मेंबर क्या होंगे, राइट आइडेंटिटी होंगे। G के हर एक मेंबर क्या होंगे, राइट आइडेंटिटी होंगे। सो every member of G are right identity of G P1। और एक बात और भी कह सकते हैं कि G P1 हैज नो लेफ्ट आइडेंटिटी, G P1 हैज नो लेफ्ट आइडेंटिटी। इस ग्रुपॉइड में कुछ अलग देखने को मिला। हमने ये देखा कि G के जितने भी एलिमेंट हैं सबके सब क्या हैं, राइट आइडेंटिटी हैं, और इसके पास कोई भी लेफ्ट आइडेंटिटी नहीं है, कोई भी क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी नहीं है, ओके। अब इसके बाद से सेकेंड प्रोजेक्शन आप ले लो। सेकेंड प्रोजेक्शन कंसीडर, अब आप खुद ही समझ सकते हो कि इसके पास किस तरह की आइडेंटिटी होगी। कंसीडर G P2, ठीक है। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखो तो x P2 y इज इक्वल टू क्या होता है, y। इस बार आपको क्या करना है, सेकेंड कोऑर्डिनेट को देखना है, ठीक है। इस बार आपको क्या करना है, सेकेंड कोऑर्डिनेट को देखना है। सेकेंड कोऑर्डिनेट पे y है तो आपको क्या मिलेगा, y मिलेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे फिर से वही काम करो, एक एलिमेंट आपने यहाँ पे फिक्स कर लिया। मान लो कि x आपने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया G का, x क्या किया आपने, G का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया और फिर क्या किया, यहाँ पे P2 लिखा और यहाँ पे y लिखा, तो क्या मिलेगा आपको, y ही मिलेगा फॉर एवरी y बिलोंग टू G, ठीक है। ऐसा हम क्या कह सकते हैं, फॉर एवरी
y बिलोंग्स टू g। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि यहाँ पे x कोई भी रखिए, x p2 y इक्वल टू क्या मिलेगा, y ही मिलेगा फॉर एवरी y बिलोंग टू g। मीन्स x क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेफ्ट आइडेंटिटी हो जाएगा। मतलब कि जितने भी g के मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, लेफ्ट आइडेंटिटी होगा, लेकिन इसके पास कोई राइट आइडेंटिटी नहीं होगा। ठीक है, सो एवरी मेंबर of J are right identity of G P2, sorry, left identity of G P2, but it has, but G P2 has no right identity। राइट आइडेंटिटी वाली बात देखिए, जैसे कि अगर हम ये कहते हैं कि E क्या है, राइट आइडेंटिटी है, तो इस E को अगर X से कंबाइन करोगे तो क्या मिलना चाहिए था, X मिलना चाहिए था, और O क्या है यहाँ पे, P2 है। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे ही आप P2 से कंबाइन करेंगे X और E को, तो मिलेगा क्या, सेकेंड कोऑर्डिनेट वाला मिलेगा, तो X तो मिल ही नहीं सकता। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि इसके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो क्या होगा, एक राइट आइडेंटिटी होगा। जितने भी मेंबर होंगे जी के वो सब के सब क्या होंगे, लेफ्ट आइडेंटिटी होंगे। ओके, लेफ्ट आइडेंटिटी होंगे। तो इस तरह से आप लेफ्ट आइडेंटिटी ग्रुपॉइड में देखा आपने, और बहुत सारी बातें ऑब्जर्व की आपने ऐसे भी ग्रुपॉइड देखा जिनके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, ना तो लेफ्ट ना ही राइट। ऐसे भी ग्रुपॉइड आपको मिले जिसके पास ना लेफ्ट आइडेंटिटी थी और ना राइट आइडेंटिटी था। इसमें कौन सा आपने एग्जाम्पल लिया था, इसमें n+ लिया था आपने, n+ के पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। और हम सिर्फ n+ की नहीं बात करें, और भी आपको इस तरह के एग्जाम्पल ग्रुपॉइड के मिल जाएंगे जिसके पास ना लेफ्ट आइडेंटिटी होगी ना राइट आइडेंटिटी होगी। ठीक है, कुछ ऐसे ग्रुपॉइड मिले थे जिसमें लेफ्ट आइडेंटिटी तो था लेकिन राइट आइडेंटिटी नहीं था। और लास्ट वाला एग्जाम्पल ऐसा था जिसके पास जी के जितने भी मेंबर्स थे सबके सब क्या थे, एक में जी P1 में आपने देखा कि जितने भी जी के मेंबर्स थे वो क्या थे, राइट आइडेंटिटी थे, लेकिन कोई भी लेफ्ट आइडेंटिटी नहीं था। जी P2 में देखा आपने कि जितने भी मेंबर्स थे जी के वो लेफ्ट आइडेंटिटी थे, लेकिन कोई भी राइट आइडेंटिटी नहीं था। एक और हम एग्जांपल दे देते हैं ग्रुपॉइड की, और इसके बाद हम लोग वो वाली थ्योरम करेंगे जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। कंसीडर ग्रुपॉइड, हमने सेट ऑफ इंटीजर लिया और यहाँ पे ऑपरेशन जो है माइनस लिया। ठीक है, इंटीजर लिया और वहाँ पे ऑपरेशन क्या लिया, माइनस लिया। ठीक है, हमारा कहना ये है कि यहाँ पे जो 0 होगा वो राइट आइडेंटिटी होगा। इस बात को ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो, ये देखो, जैसे कि हमारा कहना ये है कि जैसे आपने ये एलिमेंट यहाँ पे लिखा, ठीक है, और माइनस से कंबाइन करना है, और आप यहाँ पे क्या रखोगे कि ए ही मिल जाए फॉर एवरी ए बिलोंग टू जेड, तो फिर आप इसको सॉल्व कर दोगे। सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे जैसे मान लो कि हमने ये कहा कि यहाँ पे मान लेते हैं कि एलिमेंट ए लिया हमने, ठीक है, ई सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या देखा, ये बात इंपॉर्टेंट है, जो भी बात होनी चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग टू जेड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो 0 होगा वो क्या होगा, लेफ्ट आइडेंटिटी, यहाँ पे राइट आइडेंटिटी होगा। तो 0 इज the right identity of ग्रुपॉइड Z माइनस। और साथ ही साथ आप ये कह सकते हो कि इसके पास कोई लेफ्ट आइडेंटिटी नहीं होगी। ठीक है, अगर इस बात को समझना है तो आप यहाँ पे देखो, माइनस से कंबाइन करना है और ए रखना है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे क्या रखोगे कि ए ही आए फॉर एवरी ए बिलोंग टू जेड। तो ऐसा कोई आपको इंटीजर नहीं मिलेगा यहाँ पे जिससे कि आप यहाँ पे रखें और ए से कंबाइन करें माइनस के साथ, तो ए ही मिले फॉर एवरी ए बिलोंग टू जेड, फॉर एवरी ए बिलोंग टू जेड। तो इस तरह का कोई इंटीजर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मेन बात ये है कि आपको इस पे समझना है फॉर एवरी ए बिलोंग टू जेड। जैसे कि आप यहाँ पे 5 रखते हो
और आपको 5 चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे नंबर मिलेंगे। जैसे कि हमने ये कहा कि आप यहाँ पर 10 रख लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 ही मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या ये है कि जैसे कि 5 को अगर बदल देते, जैसे कि 10 के जगह पे हम अगर 6 कर देते, तो फिर ये क्या आ जाता, 4 आ जाता। तो ऐसा नहीं, ये जो 10 मिला है जो 5 के लिए वर्क कर रहा था, इसको सबके लिए वर्क करना है, सबके लिए वर्क करना पड़ेगा, तब भी क्या होगा, आइडेंटिटी। तो जो यहाँ पे लिखा है ना, फॉर एवरी ए बिलोंग टू जेड, ये बात इंपॉर्टेंट है। जो भी ई होना चाहिए वो हर एक जेड के लिए, हर जेड के हर एक एलिमेंट के लिए उसको वर्क करना पड़ेगा। तो अभी हम कह पाएंगे कि वो क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। तो इसके पास 0 जो होगी वो क्या होगा, राइट आइडेंटिटी होगा, लेकिन इसके पास कोई भी लेफ्ट आइडेंटिटी नहीं होगा। बट जेड माइनस हैज़ नो लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी बातें ऑब्जर्व किया आपने और बहुत सारे एग्जाम्पल देखे आपने ग्रुपआइड के, और उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट की बात किया हमने, और इस तरह से आपने बहुत सारी बातें ऑब्जर्व किया। पहले तो आपने ये देखा कि हमारे पास इस तरह का भी ग्रुपआइड हो सकता है जिसके पास न लेफ्ट आइडेंटिटी होगी न राइट आइडेंटिटी होगी। ऐसा भी ग्रुपआइड हो सकता है जिसके पास राइट आइडेंटिटी है लेकिन लेफ्ट नहीं है। ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास लेफ्ट हो राइट ना हो। ठीक है, लेफ्ट हैं बहुत सारी हैं, राइट हैं बहुत सारी हैं। लेकिन थ्योरम हमारा ये कहता है, थ्योरम जो हम प्रूफ करने वाले हैं ये कहता है कि अगर किसी भी ग्रुपआइड के पास कोई ग्रुपआइड ऐसा है जिसके पास बोथ साइडेड आइडेंटिटी है तो वो यूनिक होगा। जैसे कि लेफ्ट आइडेंटिटी के बारे में हम यूनिक की बात नहीं कर सकते, लेफ्ट आइडेंटिटी बहुत सारी हो सकती है। और आपको एग्जांपल वहाँ पे हमने दिया था, एक ऐसा ग्रुपआइड था GP2 था जिसमें बहुत सारा लेफ्ट आइडेंटिटी था, और उसके पास से GP1 था उसमें बहुत सारे राइट आइडेंटिटी थे। ठीक है, तो थ्योरम हमारा ये है कि जैसे कि मान लो आपने ये ग्रुपआइड लिया और ग्रुपआइड ऐसा है जिसमें बोथ साइडेड, जैसे कि इसमें लेफ्ट आइडेंटिटी भी है। हमने कहा कि मान लो कि E1 क्या है, इसका लेफ्ट आइडेंटिटी है, और E2 क्या है, राइट आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये E1 और E2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, मतलब कि इस ग्रुपआइड में क्या हो जाएगा, बोथ साइडेड आइडेंटिटी। और ये थ्योरम सिर्फ इतना ही नहीं कहता, ये भी कहता है कि अगर किसी ग्रुपआइड में बोथ साइडेड आइडेंटिटी होगा तो वो फिर क्या होगा, यूनिक होगा। जैसा कि आप ऑब्जर्व किए थे Z+ में, तो Z+ में 0 क्या था, बोथ साइडेड आइडेंटिटी था और वो यूनिक था। 0 के अलावा ना तो कोई लेफ्ट आइडेंटिटी वहाँ पे होगा ना ही राइट आइडेंटिटी होगा। तो कोई भी ग्रुपआइड ऐसा है जिसके पास बोथ साइडेड आइडेंटिटी है, अगर कोई भी ग्रुपआइड ऐसा है जिसके पास बोथ साइडेड आइडेंटिटी है तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, यूनिक होगा। और इस तरह की आइडेंटिटी को हम लोग सिर्फ आइडेंटिटी बोलेंगे, सिर्फ आइडेंटिटी बोलेंगे। तो आप इस थ्योरम को, थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लीजिए, लेट GO be a ग्रुपआइड GO क्या है, एक ग्रुपआइड है। ओके, लेट E1 बी और लेफ्ट आइडेंटिटी। लेफ्ट आइडेंटिटी की यूनिकनेस की बात नहीं कर सकते, हो सकता है बहुत सारे लेफ्ट आइडेंटिटी हो लेकिन उसमें से एक E1 है, E1 क्या है, एक लेफ्ट आइडेंटिटी है। ठीक है, बी और लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ GP1 एंड E2 B or right identity, then E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2। मतलब E1 भी क्या हो जाएगा, बोथ साइडेड आइडेंटिटी, E2 भी क्या हो जाएगा, बोथ साइडेड आइडेंटिटी। और क्योंकि दोनों इक्वल हो गए हैं इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ बोथ साइडेड आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, यूनिक। तो ये थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई भी ग्रुपआइड है जिसके पास क्या है, बोथ साइडेड आइडेंटिटी, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। बोथ साइडेड आइडेंटिटी हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। तो इस तरह के ग्रुपआइड को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुपआइड विथ आइडेंटिटी। अगर ऐसा कोई ग्रुपआइड है जिसमें बोथ साइडेड आइडेंटिटी है तो वो क्या होगा, यूनिक। और इस तरह के ग्रुपआइड को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुपआइड विथ आइडेंटिटी। ठीक है, ग्रुपआइड विथ आइडेंटिटी।
तो इसका प्रूफ काफ़ी सिंपल है। जैसे यहाँ पे जो दिया गया है उसका इस्तेमाल करना होगा आपको। E1 क्या है? लेफ्ट आइडेंटिटी है। तो अगर आप E1 लेफ्ट आइडेंटिटी है तो E1 से स्टार्ट करते हैं और E1 को हमें क्या प्रूफ करना है? E2 प्रूफ करना है। तो यहाँ पे E1 को क्या लिख सकते हैं? E1O E2 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जो E2 है वो क्या है? राइट आइडेंटिटी है। तो राइट आइडेंटिटी की डेफिनेशन पे जाइए। अगर आप ये कह रहे हो कि E2 क्या है? राइट आइडेंटिटी है, तो E2 को G के किसी भी मेंबर से कंबाइन करेंगे तो आपको बैक क्या मिलेगा? A ही मिलेगा। ये राइट आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है। ऐसा होगा फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी, फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी। तो अगर E2 को आप A से कंबाइन करते हो, अगर E2 को आप A से कंबाइन करते हो तो E2O A O E2 बराबर क्या होगा? A होगा फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी। तो यहाँ पे A के जगह पे कौन है? A के जगह पे कौन है? E1 है। तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे E1 मिल जाएगा। और इसका रीजन आपको लिखना पड़ेगा, सिंस E2 जो है वो क्या है? राइट आइडेंटिटी। E2 इज अ राइट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी। ओके। अब साथ ही साथ अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने E2 क्यों नहीं लिखा। अब E2 तो अब लिखेंगे ना। इसको क्या लिख सकते हैं? E2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि E1 क्या है? लेफ्ट आइडेंटिटी। यही बात आप अभी सोच रहे होंगे कि आपने E2 क्यों नहीं लिखा। E2 ही तो लिखेंगे, अभी लिखेंगे। E2 क्या होगा? ये E1O E2 किसके इक्वल हो जाएगा? E2, क्योंकि E1 क्या है? लेफ्ट आइडेंटिटी है ना। सिंस E1 इज अ लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, लेफ्ट आइडेंटिटी। इस तरह से आपने क्या प्रूफ कर दिया? E1 इज इक्वल टू क्या हो गया? E2। फिर से देख लो, E1O E2 लिखा हमने, और इसको हम लोग E1 भी लिख सकते हैं, E2 भी लिख सकते हैं। E1 कब लिख सकते हैं? जब E2 राइट आइडेंटिटी है, और वो है ही। और E2 क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि E1 क्या है? लेफ्ट आइडेंटिटी है। तो लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी के डेफिनेशन से ये बातें प्रूव हो गई कि E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E2। तो इस तरह से आपने ये थ्योरम प्रूफ किया। और ये थ्योरम ये कह रहा है, इस थ्योरम का ये मतलब है कि अगर किसी भी ग्रुपॉइड में, देखो आपने एज्यूम कर रखा था कि यहाँ पे लेफ्ट आइडेंटिटी भी है और राइट आइडेंटिटी भी है, ठीक है। तो अगर कोई ग्रुपॉइड ऐसा है जिसके पास लेफ्ट आइडेंटिटी भी है और उसके पास राइट आइडेंटिटी भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, मतलब कि वो बोथ साइडेड आइडेंटिटी हो जाएंगे। और इस तरह से आप ये कह सकते हो कि अगर ग्रुपॉइड है जिसके पास बोथ साइडेड आइडेंटिटी होगा तो वो क्या हो जाएगा? यूनिक हो जाएगा, मतलब कि उसकी जो आइडेंटिटी हो जाएगी वो यूनिक हो जाएगी। और इस तरह के ग्रुपॉइड को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रुपॉइड विथ आइडेंटिटी, ग्रुपॉइड विथ आइडेंटिटी। तो इस बात को हम यहाँ पे नोट फॉर्म में लिख देते हैं। इफ a groupoid GO has both sided identity, it is unique, ठीक है। अगर किसी भी ग्रुपॉइड के पास बोथ साइडेड आइडेंटिटी है तो वो क्या हो जाएगा? यूनिक हो जाएगा। और इस तरह के आइडेंटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? सिर्फ आइडेंटिटी बोलेंगे, ठीक है। बोथ साइडेड आइडेंटिटी ना बोल के क्या बोलेंगे? सिर्फ आइडेंटिटी बोलेंगे। ऐसे लिख देते हैं, देन इट इज यूनिक एंड इट इज यूनिक। और इस तरह की आइडेंटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? बोथ साइडेड आइडेंटिटी, बोथ साइड। सो एंड इट इज कॉल्ड बोथ साइडेड आइडेंटिटी। Sorry, it is called the identity,
दी आइडेंटिटी, यहाँ पे यूनिकनेस हो गया तो हमें लिखना पड़ेगा इट इज़ कॉल्ड दी आइडेंटिटी ऑफ जी। ओके, तो इस तरह से आपने ये देखा कि अगर किसी भी ग्रुपॉइड के पास बोथ साइडेड आइडेंटिटी है तो वो यूनिक होगा, और इस केस में हम लोग ऐसे ग्रुपॉइड को, जिस ग्रुपॉइड में बोथ साइडेड आइडेंटिटी होगी, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? विथ आइडेंटिटी बोलेंगे। ठीक है, ग्रुपॉइड विथ आइडेंटिटी। सच ग्रुपॉइड इज कॉल्ड ग्रुपॉइड विथ आइडेंटिटी, ग्रुपॉइड विथ आइडेंटिटी। ओके, ग्रुपॉइड विथ आइडेंटिटी। ओके, तो जब भी हम लोग कहें कि ग्रुपॉइड विथ आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या है कि हम लोग ऐसे ग्रुपॉइड की बात कर रहे हैं जिसके पास बोथ साइडेड आइडेंटिटी है, और इस केस में बोथ साइडेड आइडेंटिटी क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक है, बोथ साइडेड आइडेंटिटी क्या होगा? यूनिक होगा। तो अगर ये बात हमारी, आप आइडेंटिटी की बात समझ चुके हो, तो इसके बाद से जो हम लोग इन्वर्स की बात करने वाले हैं वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर हम लोग इन्वर्स को भी समझ लें तो फिर ग्रुप को भी समझ सकते हैं आज ही, क्योंकि ग्रुप के डेफिनेशन में बस इन्हीं 4 बातों का जिक्र होता है। पहली बात तो ये होता है कि ऑपरेशन को कब कहेंगे कि बाइनरी है, और किसी बाइनरी ऑपरेशन को कब कहेंगे कि वो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब एसोसिएटिव है। और उसके बाद से हमने बात की आइडेंटिटी एलिमेंट की, और इसके बाद जो बात करने वाले हैं इन्वर्स की। तो इन्वर्स की बात हम लोग तब कर पाएंगे जब हम लोग आइडेंटिटी की बात कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास ये ग्रुपॉइड है, आपके पास क्या है? एक ग्रुपॉइड है, मतलब कि आपके पास क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है, और इस नॉन एम्प्टी सेट पे आपने क्या किया है? एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है। ठीक है, तो ग्रुपॉइड की आइडेंटिटी होती है। जैसे कि अगर हमने ये कहा कि E1 जो है एक लेफ्ट आइडेंटिटी है इस ग्रुपॉइड की, तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ग्रुपॉइड का होता है। ठीक है, अब अगर इसमें लेफ्ट आइडेंटिटी है तो किसी भी एलिमेंट ए का, जैसे कि आपने आपको कोई मेंबर लिया जी का, तो अगर इस ग्रुपॉइड में लेफ्ट आइडेंटिटी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस एलिमेंट ए के लेफ्ट इन्वर्स की बात कर सकते हैं, मिले या ना मिले ये बात की बात है। ठीक है, साथ ही साथ अगर इस ग्रुपॉइड में राइट आइडेंटिटी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस एलिमेंट के राइट इन्वर्स की बात कर सकते हैं, मिले या ना मिले ये बात की बात है। ठीक है, अब अगर इस ग्रुपॉइड के पास बोथ साइडेड आइडेंटिटी है, मतलब कि ग्रुपॉइड विथ आइडेंटिटी है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे किसी एलिमेंट के बोथ साइडेड इन्वर्स की भी बात कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कब हमें इन्वर्स की बात करना है। अगर लेफ्ट आइडेंटिटी है ग्रुपॉइड में तो लेफ्ट इन्वर्स की बात करोगे, राइट आइडेंटिटी है तो राइट इन्वर्स की भी बात कर सकते हैं, अगर बोथ साइडेड आइडेंटिटी है तो क्या कर सकते हैं? बोथ साइडेड इन्वर्स की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से आप डेफिनेशन लिखोगे। डेफिनेशन हम किसको डिफाइन करना चाहते हैं? इन्वर्स को डिफाइन करना चाहते हैं। तो फिर से 3 स्टेप में डिफाइन करेंगे। पहले स्टेप में हम लोग लेफ्ट इन्वर्स को डिफाइन करते हैं, सेकेंड स्टेप में राइट इन्वर्स को डिफाइन करते हैं, और थर्ड स्टेप में बोथ साइडेड इन्वर्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो लेट GO बी ए ग्रुपॉइड। ठीक है, लेट GO बी अ ग्रुपॉइड। अब हम लोग लेफ्ट, किसी भी एलिमेंट का लेफ्ट इन्वर्स की बात कब कर पाएंगे? जब उसके पास, इस ग्रुपॉइड के पास लेफ्ट आइडेंटिटी होगा। तो लेफ्ट आइडेंटिटी लेके चलते हैं तभी हम बात कर पाएंगे उसका। लेट E1 बी और लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ ग्रुपॉइड G। ठीक है, E1 क्या है? एक लेफ्ट आइडेंटिटी है। अब आपने देखा, जैसा कि एग्जाम्पल में इसके पहले आपने देखा कि बहुत सारी लेफ्ट आइडेंटिटी हो सकती है, उनमें से एक E1 है। हो सकता है कि यूनिक भी हो, लेकिन E1 हमने ये मान लिया कि एक लेफ्ट आइडेंटिटी है, तो बहुत सारी होंगी तो उसमें से कोई ना कोई आप ले लीजिए।
अब जब हम किसी एलिमेंट की इन्वर्स की बात करेंगे तो इस आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। जो आइडेंटिटी आप यहाँ पे लोगे उसी आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, किसी एलिमेंट के इन्वर्स की बात करोगे। ठीक है, तो लेट A belongs to G, an element A dash, an element A dash is called A dash belongs to G, an element A dash belong to G is called a left inverse of A with respect to this identity, with respect to this left identity। ओके, जैसे कि आपने यहाँ पे अगर E1 को चेंज किया तो हो सकता है कि जो इन्वर्स मिले वो चेंज हो जाए। ठीक है, इन्वर्स ऑफ A with respect to E1 if लेफ्ट, हम किसकी बात कर रहे हैं, लेफ्ट इन्वर्स की, तो जो इन्वर्स ए डैश होगा उसको आपको क्या करना है, लेफ्ट में रखना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, ए डैश ओ ए क्या आ जाए, E1 आ जाए। ठीक है, तो हम लोग इस ए डैश को क्या बोलेंगे, ए का लेफ्ट इन्वर्स बोलेंगे। जब क्या करें, ए डैश को लेफ्ट में रख के और ए से कंबाइन करें तो क्या मिल जाए, हमें E1 मिल जाए। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो ए डैश है वो क्या है, ए का लेफ्ट इन्वर्स है विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट आइडेंटिटी E1, विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट आइडेंटिटी E1। ओके, इसी तरह से हम लोग सेम टू सेम क्या कर सकते हैं, राइट इन्वर्स की बात कर सकते हैं। तो डेफिनेशन 2, फिर से आपको ग्रुप वाइड लेके चलना पड़ेगा। लेट GO बी ग्रुप वाइड, be a groupoid। ठीक है, अब यहाँ पे राइट आइडेंटिटी लेके चलना पड़ेगा। अगर राइट आइडेंटिटी है ही नहीं तो बात ही नहीं करना इन्वर्स की। लेट E2 belongs to G be a right inverse of राइट आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुपॉइड। ओके, देन एक एलिमेंट लेकर चलो, लेट A बिलोंग्स टू G, एन एलिमेंट मान लो हमने A डबल डैश कह दिया यहाँ पे, A डबल डैश is called right identity of A with respect to this identity E2, with respect to, क्योंकि राइट आइडेंटिटी की संख्या बहुत सारी हो सकती है, तो एक एलिमेंट का इन्वर्स आप किस आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो ये भी मैटर करता है। जैसे कि आप अगर E2 आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो फिर क्या कहोगे, राइट इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू राइट आइडेंटिटी E2, विद रिस्पेक्ट टू राइट आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू E2 इफ A डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाए, E2 हो जाए। ओके, E2 हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि A डबल डैश जो है वो क्या है, राइट इन्वर्स है A का। ठीक है, क्योंकि A डबल डैश को हमने राइट में रखा है तो A डबल डैश को राइट में रख के और A से कंबाइन करोगे और अगर E2 आ गया इसका मतलब कि A डबल डैश क्या है, A का राइट इन्वर्स है। तो ठीक है, इसके बाद से हम लोग किसकी बात कर सकते हैं, बोथ साइडेड इन्वर्स की बात कर सकते हैं। तो थर्ड, let GO be a groupoid with identity, groupoid with identity। तो हमने बताया था कि जब भी हम कहें ग्रुपॉइड विथ आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या है कि ग्रुपॉइड ऐसा है जिसके पास बोथ साइडेड आइडेंटिटी है और फिर वो क्या होगा, यूनिक होगा।
तो इस केस में क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रुपॉइड विथ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मान लो कि वो ई है, ठीक है, मतलब कि इस ग्रुपॉइड में ई एक आइडेंटिटी है जो कि बोथ साइडेड आइडेंटिटी है, और ई के अलावा ना तो कोई लेफ्ट आइडेंटिटी है, ना ही ई के अलावा कोई राइट आइडेंटिटी है। ओके, अच्छा, लेट A belongs to Z, an element मान लो यहाँ पे ट्रिपल डैश लिख दें, A ट्रिपल डैश बिलोंग्स टू G। यहाँ पे भी जो A डैश है वो G का मेंबर है। ओके, इज कॉल्ड a right is called both sided inverse, both sided inverse of A। अब यहाँ पे ये नहीं लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी यूनिक है, ठीक है, तो ये क्लियर है कि आप इसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। इनवर्स ऑफ ए इफ, जब ये क्या हो, बोथ साइडेड इनवर्स हो, if A triple dash O A is equal to A O A triple dash is equal to क्या हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए। इस तरह से आपने एलिमेंट के इनवर्स की बात की ग्रुपॉइड में, लेफ्ट इनवर्स की बात किया, राइट इनवर्स की बात किया, और बोथ साइडेड इनवर्स की बात की है। और आपने ये देखा कि लेफ्ट इनवर्स की बात तब कर सकते हैं जब लेफ्ट आइडेंटिटी है, राइट इनवर्स की बात तब कर सकते हैं जब राइट आइडेंटिटी है, और साथ ही साथ बोथ साइडेड इनवर्स की बात तब कर सकते हैं जब उसके पास क्या हो, बोथ साइडेड आइडेंटिटी होगी। ठीक है, बोथ साइडेड आइडेंटिटी होगी। तो कुछ हम एग्जाम्पल दे देते हैं, कंसीडर, एग्जाम्पल से समझें। कंसीडर this groupoid Z plus, okay, Z plus। एक बात तो क्लियर है डेफिनेशन से कि जो अगर कोई ग्रुपॉइड है विथ आइडेंटिटी, जो किसी भी ग्रुपॉइड का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो हमेशा बोथ साइडेड आइडेंटिटी होगा, वो हमेशा सेल्फ इनवर्स होगा। सेल्फ इनवर्स का मतलब क्या है कि वो खुद का इन्वर्स होगा, मतलब कि उस एलिमेंट का इन्वर्स क्या होगा, वही होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो जीरो था वो क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट था, तो जीरो का जो इन्वर्स होगा वो तो जीरो ही होगा। जीरो इज द आइडेंटिटी। जब भी आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो पहले आपको आइडेंटिटी को देखना है कि आइडेंटिटी वहाँ पे क्या है। अगर आइडेंटिटी है ही नहीं तो इन्वर्स की बात ही नहीं कर सकते। तो हम जीरो यहाँ पे क्या है, बोथ साइडेड आइडेंटिटी है, इज द आइडेंटिटी ऑफ जेड प्लस, मतलब कि ये क्या है, बोथ साइडेड आइडेंटिटी है। तो हम लोग किसी एलिमेंट के बोथ साइडेड इन्वर्स की बात कर सकते हैं। तो इन्वर्स जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना, उसका इन्वर्स हमेशा क्या होगा, वही एलिमेंट होगा। इन्वर्स ऑफ जीरो इज जीरो। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो जीरो प्लस जीरो, ये आएगा क्या, जीरो ही आएगा। ओके, अब अगर हम वन के इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स, अगर वन क्या, हर एक इंटीजर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपने कोई भी इंटीजर लिया, 4 इंटीजर लिया, तो 4 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, -4, क्योंकि 4 और उसको -4 को अगर राइट में रखें और एक बार लेफ्ट में भी रख लो, आएगा क्या, जीरो ही आएगा। तो इस तरह से क्या देखा कि -4 जो होगा वो बोथ साइडेड इनवर्स होगा 4 का। तो कोई भी अगर इंटीजर आपने a लिया तो उसको क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो एक इनवर्स हो जाएगा, बोथ साइडेड इनवर्स हो जाएगा। तो -a बिलोंग्स टू z इज बोथ साइडेड इनवर्स ऑफ a belongs to z। ओके, बोथ साइडेड इनवर्स ऑफ a belongs to z। कंसीडर, तो मतलब कि यहाँ पे जितने भी इंटीजर्स हैं सबका इन्वर्स मिलेगा और सब
सबका इन्वर्स, जैसे अगर आपने कोई इंटीजर a लिया तो उसका इन्वर्स क्या होगा, -a, उसका इन्वर्स क्या होगा, -a, ठीक है। कंसीडर दिस ग्रुपॉइड z माइनस, आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि जो माइनस होगा, माइनस के रिस्पेक्ट में z विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पहले देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, 1 होगा, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, और यहाँ पे 1 का इन्वर्स 1 ही होगा, 1, क्योंकि 1 इंटू 1 लिखोगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो इससे क्या प्रूव होता है कि 1 इज द इनवर्स ऑफ 1, ओके। -1 आप देख सकते हो, -1 क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा -1 का, क्योंकि -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1, 1 क्या है, आइडेंटिटी है, इज द इनवर्स ऑफ -1, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि -1 इंटू -1 क्या होगा, 1 होगा, ओके। इस तरह से आपने ये देख लिया कि 1 का इन्वर्स 1 होगा, वो तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी सेल्फ इन्वर्स होता है। और यहाँ पे -1 भी क्या है, सेल्फ इन्वर्स, क्योंकि -1 का इन्वर्स भी कौन है, -1, ठीक है। अब इसके बाद आप ये बताओ कि क्या इसके अलावा और कोई एलिमेंट होगा जिसका इन्वर्स मिलेगा, नहीं। जैसे कि मान लो 1 और -1 के अलावा अगर कोई भी एलिमेंट लेते हैं, जैसे 2 लेते हैं, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1 मिलेगा, 1/2 से, और 1/2 z का मेंबर नहीं है, क्योंकि इन्वर्स हमें चाहिए तो z में ही चाहिए। डेफिनेशन को देखिए, हमने कहा था कि एन एलिमेंट a डैश इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ a बिलोंग टू g इफ, तो a डैश जो था वो g का ही मेंबर था। तो जो इन्वर्स मिले, जैसे अगर आप 4 के इन्वर्स की बात कर रहे हैं तो 4 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/4 से, तभी जाके क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। ये 1/4 है, वो z का मेंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हो कि 1 और -1 के अलावा और किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स नहीं मिलेगा ना। तो अदर देन, अगर इसके अलावा 1 और -1 के अलावा कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसके पास कोई भी इन्वर्स नहीं होगा। तो नो अदर एलिमेंट ऑफ z, नो अदर elements of z has inverse in z, okay। अच्छा, आप ये ग्रुपॉइड लीजिए, कंसीडर दिस ग्रुपॉइड z माइनस, इसमें देखा था कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट था वो कौन था, 0 था, लेकिन वो राइट आइडेंटिटी था। हमने इस ग्रुपॉइड में ये देखा था कि जो 0 है वो राइट आइडेंटिटी है और इसके पास कोई भी लेफ्ट आइडेंटिटी नहीं होगा। इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राइट इन्वर्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 इज द राइट आइडेंटिटी ऑफ z माइनस, ओके। अब आपको क्या करना है कि a का इन्वर्स निकालना है, ठीक है, a का इन्वर्स निकालना है। तो हमें किसकी बात करेंगे, राइट इन्वर्स की बात करेंगे। तो आप यहाँ पे बताओ क्या रख के और माइनस से कंबाइन करें कि आइडेंटिटी आ जाए, और आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको a ही रखना पड़ेगा। तो आपने क्या देखा कि a को अगर हम लोग a से कंबाइन करते हैं माइनस के साथ तो क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब कि जो a होगा वो क्या होगा, सेल्फ इन्वर्स होगा। तो सिंस a minus a is equal to 0 for every a belong to z, therefore every member of z are क्या है, सेल्फ इन्वर्स है, आज सेल्फ इन्वर्स।
ऐसे एलिमेंट जिनका इन्वर्स वही एलिमेंट हो तो ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं, सेल्फ इन्वर्स। देखा आपने ए को ए से कंबाइन किया माइनस के साथ तो 0 आया, तो इसका मतलब कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सेल्फ इन्वर्स हैं, लेकिन ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, माइनस है। तो एवरी मेंबर ऑफ जेड आर राइट इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ, आर राइट इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ, right inverse of itself. Okay. Next, consider this groupoid power set of x with respect to symmetric difference. हमने ये ग्रुपॉइड लिया, ठीक है। अभी अभी हमने देखा था इसके पहले कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। तो यहाँ पे जो फाई था, फाई is the identity of this identity of power set of x with respect to symmetric difference, ठीक है। अब ये बोथ साइडेड आइडेंटिटी है। जब भी हमने लिखा कि फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस, तो इसका मतलब क्या है कि ये बोथ साइडेड आइडेंटिटी है। अब हम लोग जैसे एक एलिमेंट ले रहे हैं पावर सेट का, मतलब x का सबसेट होगा और आपको इसको सिमेट्रिक डिफरेंस से कंबाइन करना है। a को राइट में रख के लेफ्ट इन्वर्स की बात करना है, तो आपको देखना है यहाँ पे कि क्या रखें कि हमें फिर से क्या मिल जाए, a ही मिल जाए, फिर से हमें क्या मिल जाए, a ही मिल जाए। हमारा कहना है कि a रखो। तो अगर a का सिमेट्रिक डिफरेंस a के साथ निकालोगे तो क्या होगा, a डिफरेंस a नहीं, यहाँ पे आना क्या चाहिए था, फाई, एम्प्टी सेट आना चाहिए था। यहाँ पे हम लोग क्या रखें कि अगर इसको सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ कंबाइन करो ए से तो क्या मिल जाए, फाई। तो इससे ये साबित हो जाएगा कि ये एलिमेंट जो होगा ए का क्या हो जाएगा, लेफ्ट इनवर्स। हमारा कहना है कि ए रखो यहाँ पे। तो बाय डेफिनेशन ए डिफरेंस ए यूनियन ए डिफरेंस, और ए में से एक एलिमेंट को डिलीट करोगे तो क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा, और यहाँ पे भी एम्प्टी सेट मिलेगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एम्प्टी सेट के बराबर। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि इस ग्रुपॉइड में जितने भी एलिमेंट हैं सभी के सभी क्या हैं, सेल्फ इन्वर्स हैं। सभी के सभी क्या हैं, सेल्फ इन्वर्स हैं। मतलब कि अगर आपने कोई एक्स का सबसेट लिया, मतलब कि पावर सेट का एलिमेंट लिया, तो उस ए का जो इन्वर्स होगा वो खुद ही होगा 10। तो इस तरह से आपने देखा कि इसके जितने भी मेंबर हैं वो क्या हैं, सेल्फ इन्वर्स हैं 10। एवरी मेंबर of power set of x with respect to symmetric difference are self inverse। आप सेल्फ इन्वर्स कहो या इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ कहो, इस तरह से आपने इन्वर्स देखा आपने यहाँ पे। अब ये सारी बातें समझ गए हों तो इन्वर्स को क्लियर करने के लिए एक और हम लोग थ्योरम देंगे, और ये थ्योरम ये कहता है कि जैसे मान लो कोई भी सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप है विद आइडेंटिटी। देखो हमने अभी अभी देखा कि हम लोग बोथ साइडेड इन्वर्स की बात तब कर पाएंगे, हम लोग बोथ साइडेड इन्वर्स की बात तब कर पाएंगे जब उसके पास बोथ साइडेड आइडेंटिटी होगी। तो आप ये मान लो कि कोई सेमी ग्रुप है विथ आइडेंटिटी, ठीक है। हमने ये मान लिया कि जी क्या है, सेमी ग्रुप है विथ आइडेंटिटी, और आप ये मान लो कि ये क्या है, इसका एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप वाले, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि एक एलिमेंट आप लेके चल रहे हो यहाँ पे। देखो हम लोग सेमी ग्रुप में गारंटी नहीं दे सकते कि किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स हमें मिल ही जाए, ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मान लो ऐसा सेमी ग्रुप है जिसमें एक एलिमेंट हमें ए मिल गया जिसका लेफ्ट इन्वर्स भी है और राइट इन्वर्स भी है।
हमने ये कहा कि मान लो कि ए डैश जो है वो लेफ्ट इन्वर्स है और ए डबल डैश है वो क्या है, राइट इन्वर्स। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये थ्योरम है हमारा। थ्योरम क्या है फिर से देखो, मान लो कि ये ग्रुपॉइड है विथ आइडेंटिटी। अगर विथ आइडेंटिटी है तो इसका मतलब कि हम लोग इन्वर्स की बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये गारंटी नहीं दे सकते कि मिलेगा ही, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि मान लो एक एलिमेंट यहाँ पे ऐसा मिल गया जिसका लेफ्ट आइडेंटिटी भी है, सॉरी लेफ्ट इन्वर्स भी है और राइट इन्वर्स भी है, तो हमारा कहना है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फिर से ये थ्योरम ये कहेगा कि अगर किसी भी ग्रुपॉइड में किसी एलिमेंट का बोथ साइडेड इन्वर्स मिल रहा है, अगर कोई ग्रुपॉइड हमारे पास, ग्रुपॉइड नहीं हमने क्या कहा था, सेमी ग्रुप, तो GO क्या है, एक सेमी ग्रुप है। और सिर्फ सेमी ग्रुप ही नहीं है, सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी। सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी, जी क्या है, एक सेमी ग्रुप है विथ आइडेंटिटी। ठीक है, सेमी ग्रुप का मतलब ये जो ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन है जी में, और एसोसिएटिव है, और उसके पास क्या है, इस सेमी ग्रुप के पास आइडेंटिटी भी है। ठीक है, तीन बातें यहाँ पे आप कह सकते हो। अगर हमने कहा सेमी ग्रुप मतलब कि ये ऑपरेशन क्या है, बाइनरी है और एसोसिएटिव है। और एक एडिशनल बात और भी कह रहे हैं कि इसके पास क्या है, आइडेंटिटी भी है, मतलब कि ये बोथ साइडेड आइडेंटिटी होगा जो कि क्या होगा, यूनिक होगा। आप ये कह सकते हो ना कि जितने भी सेमी ग्रुप होंगे वो ग्रुपॉइड तो होंगे ही, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है। वो कंडीशन क्या है, एसोसिएटिव भी है। ठीक है, एसोसिएटिव भी। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई ऐसा सेमी ग्रुप है जिसके पास क्या है, आइडेंटिटी है, और एक एलिमेंट हमारे पास एक ऐसा है जी का जिसके पास लेफ्ट इन्वर्स भी है और राइट इन्वर्स भी है, तो हमारा कहना है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। मतलब कि ये जो कॉमन एलिमेंट होगा ये क्या हो जाएगा, बोथ साइडेड इन्वर्स हो जाएगा। और इस तरह से ये थ्योरम ये भी कहता है कि अगर किसी भी एलिमेंट का बोथ साइडेड इन्वर्स मिल रहा है किसी सेमी ग्रुप में, तो वो बोथ साइडेड इन्वर्स क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। वो बोथ साइडेड इन्वर्स क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, ऐसी क्योंकि इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें ऑपरेशन का एसोसिएटिव होना जरूरी है, इसलिए हम लोग ये बात जो है ग्रुपॉइड में नहीं कह सकते, क्योंकि प्रूफ काफ़ी सिंपल है और काफ़ी छोटा सा है, इसलिए हम लोग अभी तुरंत कर देते हैं इसको। थ्योरम लेट GO be a semi group with identity सेमी ग्रुप नहीं जानते हैं तो लेक्चर 4 देखिए, उसमें हमने सेमी ग्रुप के बारे में बताया था। लेट GO बी ए सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को हमने क्या मान लिया, E। मतलब कि अगर सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी होगा, इसका मतलब E जो होगा वो क्या होगा, बोथ साइडेड आइडेंटिटी। और क्योंकि हर एक सेमी ग्रुप एक ग्रुपॉइड भी है, और हर एक ग्रुपॉइड में बोथ साइडेड आइडेंटिटी क्या होता है, यूनिक होता है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि E क्या है, बोथ साइडेड आइडेंटिटी है और ये यूनिक है। इसके अलावा ना तो कोई लेफ्ट आइडेंटिटी है ना ही राइट आइडेंटिटी है। ठीक है, अब इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, कि बोथ साइडेड इन्वर्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, बोथ साइडेड इन्वर्स की बात कर सकते हैं। तो लेट A belongs to G, ठीक है, लेट A dash be a left inverse of A, and A double dash be a right inverse of A. Then A dash इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A डबल डैश। मतलब कि ये दोनों इन्वर्स क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, मतलब ये बोथ साइडेड इन्वर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से ये थ्योरम ये कह रहा है कि अगर कोई भी अगर हमारे पास ऐसा सेमी ग्रुप है, जिस सेमी ग्रुप में हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका लेफ्ट
आइडेंटिटी भी है और लेफ्ट इन्वर्स भी है और राइट इन्वर्स भी है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है हमारा कि क्या चलिए सबसे पहले इसका प्रूफ कर देते हैं, फिर से हम क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। जो भी बातें कहना होगा हम प्रूफ के बाद कहेंगे। जैसे कि मान लो हमें क्या प्रूफ करना है, ए डैश इज इक्वल टू ए डबल डैश, और कुछ बातों का इस्तेमाल करना है और सिर्फ उन्हीं बातों का इस्तेमाल करना है जो आपको थ्योरम में गिवन है। तो यहाँ पे गिवन क्या है कि हमारे पास सेमी ग्रुप है विथ आइडेंटिटी, मतलब कि यहाँ पे दो बातों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऑपरेशन बाइनरी है और एसोसिएटिव है। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये बोथ साइडेड आइडेंटिटी है, और उसके बाद से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये लेफ्ट इन्वर्स है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये राइट इन्वर्स है, और ये प्रूव करना है ए डैश इज इक्वल टू ए डबल डैश। ठीक है, तो हम ए डैश से ही स्टार्ट करते हैं। और प्रूफ लीनियर अलजेब्रा के सारे प्रूफ काफ़ी सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा आपको सोचना होता है। ए डैश से स्टार्ट करो और हमें क्या लाना है, ए डैश को ए डबल डैश के बराबर लाना है, और इन सब बातों का इस्तेमाल करके जो गिवन है इनका इस्तेमाल करके। ठीक है, तो पहले हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं कि ई क्या है, आइडेंटिटी है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ए डैश हम लिख सकते हैं और ओ लिख सकते हैं यहाँ पे, और ई लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा आ जाएगा क्योंकि ई क्या है, एक राइट आइडेंटिटी है, बोथ साइडेड आइडेंटिटी है, लेकिन अभी हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट आइडेंटिटी का। तो क्योंकि ई क्या है, एक आइडेंटिटी है, इसलिए ई को राइट में रखेंगे और ए डैश से कंबाइन करेंगे, ए डैश ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो सिंस, क्या लिख सकते हैं, ई क्या है, ई इज द आइडेंटिटी, ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जीओ। ओके, अब इसके बाद देखो हमें ए डबल डैश चाहिए, तो ए डैश को ऐसे ही रखते हैं और ई के प्लेस पे हम क्या रख देते हैं, इस बात का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो ए डबल डैश है वो ए का क्या है, राइट इन्वर्स है। तो अगर हम यहाँ पे ए लिख दें और इसके राइट में ए डबल डैश लिख दें और इन दोनों को कंबाइन करें, हमने, आप खुद ही सोचो कि ये किसके बराबर होगा, क्योंकि ए डबल डैश क्या होगा, क्या है, ए का राइट आइडेंटिटी है। ए डबल डैश को राइट में रख के इसे कंबाइन करोगे तो आएगा क्या, आइडेंटिटी आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो ऑपरेशन है यहाँ पे क्या है, एसोसिएटिव है। ऑपरेशन क्या है, एसोसिएटिव है, तो इसको क्या लिख सकते हो, ए डैश ओ ए, ब्रैकेट को हमने ट्रांसफर कर दिया, ओ ए डबल डैश। ठीक है, ऐसा तब कर सकते हैं क्योंकि ऑपरेशन क्या है, एसोसिएटिव है। ऑपरेशन यहाँ पे एसोसिएटिव गिवन है क्योंकि वो जो जी वो है क्या है, एक सेमी ग्रुप है। ऐसी बात हम लोग, ये सब हम लोग ग्रुपवाइड में नहीं लिख सकते थे क्योंकि ऑपरेशन ग्रुपवाइड में एसोसिएटिव नहीं होता। ठीक है, सेमी ग्रुप है इसलिए, क्योंकि यहाँ पे रीजन लिख देते हैं सिंस ओ इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव इन जी। ओके, अब यहाँ पे अब देखो, अब ए डैश जो है ए का लेफ्ट इन्वर्स है, तो जब ए डैश को लेफ्ट में रख के इसे कंबाइन करोगे तो आएगा क्या, आइडेंटिटी आएगा, और ये आ जाएगा ए डबल डैश। इसका भी रीजन आप लिख सकते हो यहाँ पे। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ए डैश जो है, ए डैश इज अ लेफ्ट आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी। ओके, अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी के डेफिनेशन से ये क्या हो जाएगा, ए डबल डैश। तो इस तरह से आपने क्या प्रूफ कर दिया, ए डैश इज इक्वल टू ए डबल डैश। तो आपने क्या देखा, ये थ्योरम हमसे ये कह रही है कि अगर कोई भी ग्रुपवाइड ऐसा है जिसके पास बोथ साइडेड आइडेंटिटी है, तो ऐसे ग्रुपवाइड को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रुपवाइड विथ आइडेंटिटी। ठीक है, और उसके बाद से सेमी ग्रुप पे आते हैं। सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी हमने कहा है, तो जी हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया, उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन लिया, और ऐसा बाइनरी ऑपरेशन है जो कि एसोसिएटिव है, तो हमें क्या मिल गया, सेमी ग्रुप मिल गया। और सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी, इसका मतलब ऐसा सेमी ग्रुप है जिसके पास बोथ साइडेड आइडेंटिटी है, और अगर बोथ साइडेड आइडेंटिटी होगा तो वो क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, क्योंकि हर एक सेमी ग्रुप क्या है, सेमी ग्रुप वहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद से हम इस बात को लिख देते हैं कि ये थ्योरम हमें क्या, हमसे क्या कह रहा है। ये थ्योरम हमसे ये कह रहा है कि अगर कोई भी सेमी ग्रुप है जिसमें एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया जिस एलिमेंट का बोथ साइडेड इन्वर्स है, लेफ्ट और राइट भी, तो फिर वो यूनिक होगा। अबव थ्योरम सेज दैट
above theorem says that if a groupoid above theorem says that let GO be a semi group with identity. Let GO be a semi group with identity. Okay. Above theorem says that if an element A in G has both sided inverse in G, then it is unique. तो अगर कोई ऐसा सेमी ग्रुप है जिसमें आइडेंटिटी है और उसमें हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल गया, हम गारंटी नहीं दे सकते कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर मिलेगा तो फिर क्या होगा? यही होगा जो हमने प्रूफ किया है। और हमने क्या प्रूफ किया है कि अगर एक एलिमेंट ऐसा है जिसका बोथ साइडेड इन्वर्स अगर मिल रहा है तो वो यूनिक होगा। बोथ साइडेड इन्वर्स मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा? यूनिक हो जाएगा। क्या ये थ्योरम ग्रुपॉइड में सही होता? अगर नहीं होता तो हमें क्या करना होता? एक एग्जाम्पल देना होता। ठीक है, मतलब कि ग्रुपॉइड अगर है, जैसे कि मान लो ये ग्रुपॉइड है और विथ आइडेंटिटी है ई है, ठीक है, और एक एलिमेंट है यहाँ पे, मान लो कि इसका लेफ्ट इन्वर्स भी हमें मिल गया और राइट इन्वर्स भी मिल गया। हमने ये कहा कि ए डैश क्या है? बस ग्रुपॉइड है। ऑपरेशन क्या है? बाइनरी है बस। और इसके पास क्या है? आइडेंटिटी है ई, जो कि क्या है? बोथ साइडेड आइडेंटिटी है। और मान लिया कि हमने एक एलिमेंट लिया और इसका लेफ्ट इन्वर्स भी हमें मिल गया और राइट इन्वर्स भी मिल गया। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ये दोनों क्या होंगे? इक्वल भी होंगे। ऐसे हमें ग्रुपॉइड मिल सकते हैं जिसमें एक एलिमेंट का लेफ्ट इन्वर्स भी मिला और राइट इन्वर्स भी मिला, लेकिन दोनों इक्वल नहीं हुए, दोनों क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। तो अगर इस बात को अगर आपको डिस्प्रूव करना है तो क्या करना होगा? एक काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो हम आपके लिए एक एक्सरसाइज देंगे। मान लो कि कोई भी एक सेट लो, जैसे मान लो जी एक सेट ले लिया आपने, ई ए बी सी, 4 एलिमेंट वाला सेट ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या करो कि इस पे एक ऑपरेशन डिफाइन करो, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करो, ठीक है। इस सेट पे क्या करो? एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करो, और ऐसा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करो जो एसोसिएटिव न हो। जो क्या हो? एसोसिएटिव न हो, नॉट एसोसिएटिव। क्योंकि एसोसिएटिव हो जाता तो फिर क्या हो जाता? एलिमेंट ए का अगर लेफ्ट इन्वर्स मिलता और राइट इन्वर्स भी मिलता तो दोनों क्या हो जाते? सेम हो जाते। तो इसलिए हम लोग क्या चाहते हैं कि ऐसा ऑपरेशन चाहते हैं जो एसोसिएटिव नहीं हो, ठीक है। तो आप इस सेट पे क्या करो? एक ऑपरेशन डिफाइन करो और ऐसा ऑपरेशन डिफाइन करो जो एसोसिएटिव नहीं हो, और उसके बाद से आप वहाँ पे ये देखो कि इस तरह से ऑपरेशन डिफाइन करो कि एक का लेफ्ट इन्वर्स भी मिले और राइट इन्वर्स भी मिले, लेकिन दोनों डिफरेंट हो। एक का लेफ्ट इन्वर्स भी मिले, राइट इन्वर्स भी मिले, लेकिन दोनों क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आप इसको कंप्लीट करो। अगर नहीं कर पाओगे तो हम क्या करेंगे कि इसको नेक्स्ट टर्म पे करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ तक आप बातें समझे हैं, यहाँ तक अगर बातें समझे हैं तो लास्ट टर्म पे हम लोग जो आगे आने वाले क्लासेज होंगे नेक्स्ट टर्म पे हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्रुप के बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। ग्रुप के बारे में ऑलरेडी आप समझ गए हो जब ये 4 बातें समझ गए हो, क्योंकि किसी भी ग्रुप को चेक करने के लिए यही 4 बातें चेक करनी है आपको। आइडेंटिटी, पहले ऑपरेशन देखना है कि वो बाइनरी है कि नहीं, उसके बाद से आपको ये देखना है कि वो एसोसिएटिव है कि नहीं है, उसके बाद से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देखना है, और उसके बाद से इन्वर्स की बातें करनी होती है, ठीक है। तो किसी भी ग्रुप को चेक करने के लिए आपको क्या करना है? इन्हीं बातों को चेक करना होगा, ठीक है। तो
आप यहाँ तक क्लियर करिए और फिर नेक्स्ट टर्म पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।